तो आज का जो लेक्चर है आयुर्वेदा मैनेजमेंट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ आर्थराइटिस। आयुर्वेदा जैसे हम यहाँ पर लोगों को बताते हैं कि आयुर्वेदा इज द ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन which was documented in Sanskrit around 5000 years ago and is often referred to as mother of all healing sciences. Today, there are around 500 colleges of Ayush in India which are granting admission to graduate, postgraduate and doctorate programs in Ayurveda. Ayurveda is widely practiced in India and Sri Lanka as government recognized and regulated healthcare medical system. So today, as the topic is arthritis, so let us start with what is arthritis. Arthritis is an inflammation of joints that can cause joint pain. There are more than 100 kinds of arthritis. मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि आर्थराइटिस एक कॉमन शब्द है, लेकिन आर्थराइटिस की बहुत सारी टाइप्स होती हैं। कोई लगभग 100 के करीब इस तरह की बीमारियां हैं जिनमें जोड़ों के दर्द हो जाते हैं, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ओस्टियोआर्थराइटिस, गाउटी आर्थराइटिस, कोलाइटिक आर्थराइटिस, सोराइटिक आर्थराइटिस, सेप्टिक आर्थराइटिस, ट्यूबरकुलर आर्थराइटिस, रिएक्टिव आर्थराइटिस। बहुत सारी टाइप्स होती हैं आर्थराइटिस की, लेकिन आज क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है तो हम 3 तरह के आर्थराइटिस की ही बात कर पाएंगे, जिसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ओस्टियोआर्थराइटिस और गाउटी आर्थराइटिस, और इनकी आयुर्वेदा में किस तरह से मैनेजमेंट होती है, इस सब की जानकारी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। सो ये 3 तरह के जो आर्थराइटिस हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ओस्टियोआर्थराइटिस और गाउटी आर्थराइटिस, इनका अगर हम कोरिलेशन देखें आयुर्वेदा में, रूमेटॉइड आर्थराइटिस को आम वात कहते हैं और ओस्टियोआर्थराइटिस को हम संधिवात के नाम से कोरिलेट करते हैं और गाउटी आर्थराइटिस को वातरक्त के नाम से। हालांकि इसमें भी थोड़ी थोड़ी कुछ कंफ्यूजन होती है, लेकिन ब्रॉडली 90% इसका कोरिलेशन इसी तरह से किया गया है। और अगर आप स्क्रीन पे देखें तो वात शब्द तीनों में कॉमन है, और कॉमन मैन, एक आम आदमी वात को कैसे समझ सकता है, इसकी जानकारी भी हम आगे चल के देते हैं। तो आज पहले रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बात करते हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि हम 3 तरह के आर्थराइटिस की बात करेंगे और रूमेटॉइड आर्थराइटिस से स्टार्ट करते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें, जैसा मैंने लिखा है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर. It is caused when immune system is not working properly. मैं ऑटो इम्यून डिजीजेस में बहुत सालों से काम कर रहा हूँ, लगभग मुझे 30 वर्ष हो गए हैं। मैं इंडिया में मेरा क्लिनिक ऑलरेडी है ही है, यहाँ भी कनाडा में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स को मैं अपने क्लिनिक में ट्रीट करता हूँ। उसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक बीमारी है। इसके अलावा जैसे डॉक्टर जोशी जी ने बताया कि मैं अल्सरेटिव कोलाइटिस में बहुत काम कर रहा हूँ। हमारे पास कोई 20,000 के करीब ऐसे मरीज हैं जिनको एलोपैथिक डॉक्टर्स ने सर्जरी रिकमेंड की थी, लेकिन वो फॉर्चुनेटली आयुर्वेदिक दवाइयों से बिल्कुल ठीक चल रहे हैं और बहुत सारे लोग क्योर भी हो चुके हैं। उसकी भी आने वाले दिनों में कोई ना कोई हम इस पर एक विशेष लेक्चर रखेंगे। और इसके अलावा जितनी ऑटो इम्यून डिजीजेस हैं, जैसे ल्यूपस है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, डायबिटीज टाइप 1 है, वाइटिलिगो है, सोराइसिस है, ऐसे बहुत सारी बीमारियां हैं ऑटो इम्यून, जो कि आजकल बड़ी सिरदर्दी बना हुआ है मेडिकल एक्सपर्ट्स के लिए। और फॉर्चुनेटली उस आयुर्वेद में इनका बहुत अच्छा इलाज है। हमारे पास बहुत सारे मरीज हैं और जितने डॉक्टर्स, जितने आयुर्वेदिक डॉक्टर्स अभी इस लेक्चर को वॉच कर रहे हैं, उनको मालूम भी है कि आयुर्वेदा में रूमेटॉइड आर्थराइटिस वगैरह इस तरह की बीमारियां बहुत आसानी से ठीक हो जाती हैं। तो इसकी चर्चा हम आगे चल के करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड, अगर हम सिम्टम्स को देखें तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस का जो मेजर सिम्टम होता है, जिसे हम कार्डिनल सिम्टम बोलते हैं, वो है मॉर्निंग स्टिफनेस ग्रेटर देन 1 आवर ड्यूरेशन। पेशेंट जब हमारे पास आते हैं वो कहते हैं जी जब हम सुबह उठते हैं हमारी मुट्ठियां बंद नहीं होती, हमारी बॉडी अकड़ जाती है, अकड़ाहट बहुत होती है। उनको पेन, स्टिफनेस, स्वेलिंग इन रिस्ट एंड स्मॉल जॉइंट्स, और इसके अलावा उनको हल्का बुखार और थकावट, वेट लॉस हो जाता है। और
अगर साइंस देखें, ये देखिए पिक्चर में स्वैन नेक डिफॉर्मिटी, इस तरह की उनके हाथ में डिफॉर्मिटीज भी आ जाती हैं अगर पेशेंट का प्रॉपरली इलाज ना किया जाए। और रोमेटॉइड आर्थराइटिस ये भी देखा गया कि कई बार अगर इसको कंट्रोल नहीं करते तो ये आर्थराइटिस के अलावा और ऑर्गन्स में भी चला जाता है। जैसे इसका इफेक्ट आंखों पे आ जाता है, यूवीआइटिस हो जाता है। रोमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स का हमने कई बार देखा है लंग्स पे इसका इफेक्ट आता है। एक डिजीज होती है इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, ILD बोलते हैं उसको। तो ये एक कॉमन कॉम्प्लिकेशन होती है रोमेटॉइड आर्थराइटिस की। पेशेंट को सांस चढ़ता है, उनकी इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस हो जाता है, तो वो एक कॉम्प्लिकेशन होती है। इसके अलावा रोमेटॉइड आर्थराइटिस कभी कभी इसका ब्लड वेसल्स पे भी इफेक्ट देखने को मिलता है, जिसे हम बोलते हैं वास्कुलाइटिस। वो भी बड़ा कॉमन कॉम्प्लिकेशन है रोमेटॉइड आर्थराइटिस के मरीजों का। सो रोमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट जो है जनरली मॉर्निंग स्टिफनेस ग्रेटर देन 1 आवर ड्यूरेशन, ये सिम्टम लेके पेशेंट्स के पास, डॉक्टर्स के पास आते हैं। और मेडिकल डॉक्टर या आयुर्वेदिक डॉक्टर जब उनका टेस्ट करवाते हैं, RA फैक्टर, NTCCP या ESR, ANA एंटीबॉडीज, तो वहां से कंफर्मेशन हो जाती है डायग्नोसिस की, जिससे हम कंफर्म कर लेते हैं कि पेशेंट को रोमेटॉइड आर्थराइटिस ही है। जब डायग्नोसिस कंफर्म हो जाता है तो अगर हम एलोपैथिक ट्रीटमेंट की पहले बात करें कि मेडिकल डॉक्टर्स क्या करते हैं, मेडिकल डॉक्टर पेशेंट को एजुकेट करते हैं कि देखिए जी, रोमेटॉइड आर्थराइटिस बीमारी हटती तो है नहीं, और इसके लिए आपको लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। आप अपनी एक्सरसाइज करते रहिए और कभी कभी फिजियोथेरेपी कराएं। अगर ज्यादा इन्फ्लेमेशन है तो आप अपना नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स ले सकते हैं, या अगर बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन है आप स्टेरॉइड भी ले सकते हैं। और उसके बाद डॉक्टर्स इस तरह से गाइड करते हैं कि आप डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स ले सकते हैं, जैसे मीथोट्रेक्सेट है, सल्फरसेलाजिन है। इस तरह की एलोपैथिक मेडिसिन जनरली डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, मेडिकल डॉक्टर। और आजकल कुछ एक्सपेरिमेंटल ड्रग्स भी आ गई हैं बाजार में जो कि बहुत एक्सपेंसिव हैं, जिसमें जिनको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल ड्रग्स। उसमें इंजेक्शन इन्फ्लेक्सीमैब जो है, जिसको रेमिकेड के नाम से हम जानते हैं, और बहुत सारे इंजेक्शन है, एंटीवियो है, स्टेलेरा है, ह्यूमेरा है, इस तरह के ब्रांड्स हैं जो बहुत एक्सपेंसिव है। 35,000 रुपए का एक इंजेक्शन आता है और हर महीने लगना है, सालों साल पूरी लाइफ लॉन्ग लोगों को लेना पड़ता है। तो इस तरह की एलोपैथिक अप्रोच है। मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूं, लेट अस स्टार्ट आयुर्वेदिक अप्रोच हमारी क्या है। लेकिन उससे पहले कि पेशेंट क्यों जाना चाहते हैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए, लेट अस नो। Many patients are dissatisfied from the results of allopathic drugs. ये जितने आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर हैं ये मेरे से सहमत होंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि एलोपैथिक में एक तो दवाइयां, जैसे मैंने बताया कि सल्फरसेलाजिन, लेफ्लुनोमाइड, ये जो इवन HCKOS, ये जो एंटी रूमेटिक ड्रग्स हैं, इनके साइड इफेक्ट्स इतने हैं कि पेशेंट साइड इफेक्ट से ही परेशान हो जाता है। सो वो चाहते हैं कि हम दवाइयां छोड़ें। वो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को अप्रोच करते हैं। तो एलोपैथिक मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स होते हैं। उसके अलावा जो सबसे बड़ी समस्या, अगर हम भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो ये दवाइयां महंगी बहुत है। जैसे मैंने बताया, रेमिकेड इंजेक्शन कैसे कोई अफोर्ड कर सकता है इंडिया में? 35,000 रुपए का एक थेरेपी एक महीने की। आप सोच के देखिए कितने लोग होंगे जो इसे अफोर्ड करेंगे। और फिर उसका लिमिट भी नहीं है कि 1 महीना 2 महीने, लाइफ लॉन्ग। आप सोच के देखिए कि कैसे ये दवाइयां पॉपुलर हो सकती हैं। और अगर आप साइड इफेक्ट्स को देखें तो उसकी लंबी लिस्ट है साइड इफेक्ट्स की। तो इस वजह से लोग परेशान हैं कि हम, तभी लोग आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में जाना चाहते हैं। तो आयुर्वेदा में हम क्या करते हैं? पहले तो मैं बता दूं कि आयुर्वेदा के सभी ग्रंथों में आमवात का जिक्र आता है। आमवात के अगर हम लक्षण देखें तो संधि शूल, ज्वाइंट पेन, अंग मर्द, बॉडी एक्स, आलस्य, गुरुता, हैवीनेस इन द बॉडी, अरुचि, तृष्णा, ज्वर, संधि शोथ, ये सारे लक्षण हमारे ग्रंथों में आमवात के बताए हुए हैं।
अब आम वात दो शब्दों से बना है, आम और वात। और इससे पहले कि मैं डिजीज पे जाऊं, मैं एक थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और देना चाहता हूं कि आयुर्वेदा में हम शरीर को कैसे कैसे देखते हैं। जैसे मॉडर्न ह्यूमन एनाटॉमी के मुताबिक तो हमारी बॉडी में हार्ट है, लंग्स है, वेसल्स हैं, मसल्स हैं, बोन्स हैं, ये सब कुछ होता है। लेकिन आयुर्वेद क्या कहता है? आयुर्वेद कहता है कि शरीर जो ह्यूमन बॉडी है, इट इज कंपोज ऑफ 5 एलिमेंट्स। 5 एलिमेंट्स जितने हमारे स्टूडेंट्स वॉच कर रहे हैं सबको पता है कि आकाश, जितनी हॉलो स्पेसेस हमारी बॉडी में होती हैं उसी को आकाश कहते हैं। वायु जितनी हमारी बॉडी में मूवमेंट्स हैं वो वायु का कार्य है। फायर, जो हमारी बॉडी में हीट है, वो फायर का कार्य है। और जितने लिक्विड्स हैं वो वाटर है, जितने सॉलिड्स हैं वो अर्थ है या पृथ्वी है। सो 5 महाभूतों का शरीर बना होता है। और हमारे बॉडी में 7 टिश्यूज होते हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। और 3 दोष जो वात, पित्त, कफ। इसके अलावा आत्मा, मन और बुद्धि, ऐसे शरीर बना होता है। जब ये दोष आत्मा, मन और बुद्धि निकल जाते हैं तो बाकी का जो बना हुआ शरीर पंच भौतिक है वो 5 महाभूतों में चला जाता है। ऐसा आयुर्वेद का मानना है। ये शरीर के बारे में ऐसी धारणा है। और अब इसमें जो ये दोष हैं, क्योंकि ये लेक्चर मैंने, ये जो प्रेजेंटेशन मैंने आम व्यक्ति के लिए बनाई है जो कि समझ सकें। जो टीचर्स, आयुर्वेदा के टीचर्स, मैं उनको प्रणाम करता हूं। और उनके लिए तो ये प्रेजेंटेशन नहीं है, उनके लिए तो एक सूर्य को एक दीपक दिखाने वाली बात है। लेकिन आम व्यक्ति को हम दोष कैसे समझाएं, ये मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है। तो दोष जो होते हैं, व्हाट आर दोषास? दोषास आर द 3 बायो एनर्जीज and not the substances derived from 5 elements which are responsible for all physiological and pathological processes in the body. When these energies are imbalanced, they cause disease in the body. So वात जो होती है, जब वात और स्पेस यानी आकाश महाभूत और वायु महाभूत आपस में कोलाइड करते हैं तो एक एनर्जी पैदा होती है जिसको हम वात कहते हैं। ऐसे ही जब फायर यानी अग्नि और जल महाभूत ये आपस में कोलाइड करते हैं, एक एनर्जी पैदा होती है जिसको हम पित्त कहते हैं। और ऐसे ही अर्थ और वाटर जब वो कोलाइड करते हैं, एक एनर्जी पैदा होती है जिसको हम कफ कहते हैं। मैं जितने नॉन टेक्निकल पीपल हैं, जो आयुर्वेदा, जो सिर्फ पेशेंट्स हैं, जो आम व्यक्ति हैं, उनको बताना चाहता हूं कि दोष जो है ये बेसिकली एनर्जीज हैं 3 तरह की। इसको अगर और सिंप्लीफाइड वे में समझना है, आप देखिए जो वात है, वाता बायो एनर्जीज ड्राइव्ड फ्रॉम एयर एंड स्पेस दैट कंट्रोल्स दोज बॉडीली फंक्शंस व्हिच आर एसोसिएटेड विद मोशन। वात को समझने के लिए आप हरिकेन की एग्जांपल अपने दिमाग में रखिए कि जैसे यूनिवर्स में हरिकेन, जैसे आंधी आती है, आंधी में कंपोजिशन क्या है? एयर एंड स्पेस इज द कंपोजिशन। और उसकी प्रॉपर्टी क्या है? मूवमेंट। और उसी तरह से पित्त जो है, पित्त दोष, बेसिकली ये बायो एनर्जी है। पित्त कोई, आप ये मत समझिए बाइल है पित्त, या पित्त कोई बॉडी का एक कोई सब्सटेंस, ऐसा नहीं है। पित्त एक एनर्जी का नाम है। और एनर्जी कहां से आती है? जब फायर एंड वाटर एलिमेंट दे कोलाइड टुगेदर, दे फॉर्म एनर्जी। तो वो जो एनर्जी है वो हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म और टेम्परेचर का कंट्रोल करती है। तो अगर इसका एग्जांपल देखें, जैसे स्टीम है, स्टीम इज ए कंपोजिशन ऑफ वाटर एंड फायर। अब उसमें इसकी अगर इसको देखें तो इसमें पित्त को हम स्टीम के साथ, एक एनर्जी के साथ कंपेयर कर सकते हैं। इसी तरह कफ जो है, कफ को अगर आप देखें कि कफ में वाटर और अर्थ का कंपोजिशन है, तो ये एक कोहेसिव एनर्जी है जो कि जोड़ने का काम करती है, जो बिल्डअप करने का काम करती है। एनाबॉलिक एनर्जी है जो हमारी बॉडी में
टिश्यूज को बिल्ड करती है, उसका नाम कफ है। कफ कोई खांसी बुखार खांसी या बलगम नहीं होती है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि कफ की हम बात करते हैं शायद बलगम की बात है, ऐसा नहीं है। कफ एक एनर्जी है जो कि बिल्डिंग का काम करती है। और अगर हम आयुर्वेद के ग्रंथों में देखें तो ये तीनों दोष जो हैं आगे इसके 5 प्रकार होते हैं। वात 5 तरह की होती है, पित्त 5 तरह की होती है और कफ 5 तरह की होती है। और ये सारे हमारे बॉडी के जो फंक्शंस हैं उनको रेगुलेट करती हैं ये 3 तरह की एनर्जीज। तो अगर इन एनर्जीज के हम गुण देखें, इनकी क्वालिटीज, तो जो वात के गुण है ये ड्राई है, लाइट है, कोल्ड, रफ, सटल, मोबाइल, क्लियर। पित्त के गुण है ऑयली, शार्प, हॉट, लाइट, मोबाइल, लिक्विड। और कफ के गुण है हैवी, डल, कूल, ऑयली, स्मूथ, सॉफ्ट, डेंस, स्टेबल, स्टिकी। ये कफ के गुण बताए गए हैं। तो जैसे मैंने बताया कि 5 तरह की वात, 5 तरह की पित्त, 5 तरह की कफ होती है। ये सब चीजें भी कभी हम बहुत डिटेल में किसी लेक्चर में बात करेंगे। और यहाँ एक छोटी और जानकारी दे दूं कि ये जो 3 दोष हैं अगर ये बैलेंस होते हैं तो उसको हम हेल्थ कहते हैं। अगर ये इम्बैलेंस हो जाए जिसको, तो ये एक रोग पैदा करते हैं। तो इस स्टेज को मतलब हम प्रकृति और विकृति के नाम से भी जानते हैं। अगर बैलेंस स्टेट है तो प्रकृति, और अगर इम्बैलेंस है तो विकृति। आयुर्वेद में अगर किसी की वात बढ़ जाए, जैसे मैंने एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से बताया कि अगर वात बढ़ जाए तो वात रोग पैदा हो जाते हैं। आयुर्वेद में 80 टाइप्स वाता डिसऑर्डर्स होते हैं। और पित्त अगर बढ़ जाए तो 40 तरह के पित्त रोग होते हैं। और अगर कफ बढ़ जाए तो आयुर्वेदिक ग्रंथों में 20 तरह के कफ रोग बताए गए हैं। एक मैं आम बात को आने से पहले मैं थोड़ा सा अग्नि के बारे में भी बताना चाहता हूं, क्योंकि आम शब्द तभी समझ आएगा अगर हमें बैकग्राउंड पता है। जैसे मैंने बताया कि आम वात 2 शब्दों से बना है, आम और वात, लेकिन उसको समझने के लिए पहले बैकग्राउंड समझनी पड़ेगी। आयुर्वेद में अग्नि का एक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ऑफ अग्नि इज यूनिक इन आयुर्वेदा। अग्नि कन्वर्ट्स फूड इनटू एनर्जी which is responsible for all vital functions of our body. Some scholars correlate Agni with digestive fire, activities of hormones, enzymes and coenzymes which are involved in digestive and metabolic function of the body. जब हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी में अलग अलग लेवल पर अग्नि होती है। पहले तो जब हम खाना खाते हैं हमारी डाइजेस्टिव जो अग्नि है, जो जिसे हम जाठ अग्नि कहते हैं, वो खाने का पाचन करती है। अगर हम मॉडर्न साइंस के हिसाब से देखें तो बहुत सारे एंजाइम्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं खाने को पचाने के लिए। जब खाना पच जाता है और एब्जॉर्ब हो जाता है, सिमुलेट हो जाता है, उसके बाद उसका रक्त बनता है। तो आयुर्वेद में धातव अग्नि, 7 तरह की धातव अग्नि बताई है कि रस के ऊपर जब उसका रस का पाक करती है रस अग्नि तो रक्त बनता है। तो जिसको रस अग्नि कहते हैं वो डेफिनेटली कुछ इस तरह के एंजाइम्स हैं जो उसको पकाते हैं। तो रस के बाद रक्त बनता है, रक्त के बाद मांस, मांस के बाद अस्थि, अस्थि के बाद मज्जा, शुक्र, और इस तरह से 7 धातुएं बनती हैं। लेकिन अगर कोई अग्नि धातव अग्नि मंद है तो धातु पक्व नहीं होती। जैसे रस धातु से जब रक्त बनना है, अगर रस अग्नि मंद है तो रस अपक्व रहता है। तो अपक्व रस जब रक्त में घूमता है तो वो अपक्व ही रहेगा और वो एक एंटीजन का काम करेगा। इस चीज को आपने याद रखना है, क्योंकि मैं आगे बढ़ रहा हूं। ये वापस मैं इसी पॉइंट पे मुझे आना है, क्योंकि अगर हम एलोपैथिक साइंस जिसमें कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट हो रहे हैं ये जानने के लिए कि रोमेटॉइड आर्थराइटिस का कॉज क्या है, आज तक नहीं पता। आप किसी भी मेडिकल एक्सपर्ट से पूछें कि सर रोमेटॉइड आर्थराइटिस का कॉज क्या है, वो कहते हैं जी इसका तो पता नहीं कॉज क्या है। और जब कॉज का ही नहीं पता तो ट्रीटमेंट कैसे होगा? उस सब तुक्के चल रहे हैं, कोई एंटीबॉडीज को
कोई लेके बैठा है, कोई ऑटो इम्यून को लेके बैठा है, कोई इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग बना रहा है, कोई कुछ, इसकी बात करेंगे हम। लेकिन ये याद रखना कि अग्नि अगर मंद है, जो कि आयुर्वेद शास्त्रों में बताया गया है कि अगर अग्नि मंद है, रस अग्नि अगर मंद है, तो रस अपक्व रहेगा, पक्व नहीं रहेगा। और अपक्व रस एंटीजन का काम करेगा। आगे चलते हैं। अब आम दोष क्या है? आम का कॉन्सेप्ट बड़ा यूनिक है, इसमें अभी तक मेडिकल एक्सपर्ट इसको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, लेकिन आयुर्वेद की ये जान है। अगर आम किसी को समझ आ जाए, अगर कोई व्यक्ति आम की चिकित्सा समझ जाए कि कैसे करनी है, वो पूरा चिकित्सक बन सकता है। तो आम को समझिए पहले। आम इज ए संस्कृत वर्ड which literally means unripe or uncooked or immature or undigested or unprocessed substance। ये सारी टर्म्स आप याद रखिए कि क्योंकि ये जड़ है अगर आपने ऑटो इम्यून डिजीजेस को समझना है। एंटीबॉडी, एंटीजन कहां से आ रहे हैं ये पता नहीं लग रहा। पूरी साइंस लेंस लगा के ढूंढ रही है, माइक्रोस्कोप लेके ढूंढ रही है, वो ये नहीं समझ पा रहे कि आयुर्वेद ग्रंथों में ये लिखा है कि अगर आपकी रस अग्नि मंद है तो रक्त में जो रस है वो अनराइप, अनकुक्ड जा रहा है। वही तो एंटीजन का काम करेगा, उसी को तो हमारा इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता। चलिए आगे। इन आयुर्वेदा क्लासिक्स, आम इज डिस्क्राइब्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ डिफेक्टिव मेटाबॉलिज्म। इट इज फॉर्म्ड एट द लेवल ऑफ जाठराग्नि, भूताग्नि और धात्वग्नि। जिस लेवल पे भी आपकी अग्नि मंद है, वहां पर आम की उत्पत्ति हो जाएगी। अगर आम की उत्पत्ति हो रही है, बॉडी फेल्स टू रिकॉग्नाइज इट, हमारा इम्यून सिस्टम उसे रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। जब हमारा इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, इम्यून सिस्टम उस धातु के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाएगा। उस धातु के अगेंस्ट अगर एंटीबॉडीज बनती हैं, ऑटो इम्यून डिजीज हो जाता है। सो व्हाट इज ऑटो इम्यून डिजीज? When your immune system attacks your body tissue, तो जो भी अपक्व धातु है, जब उसको इम्यून सिस्टम आपका अटैक करता है, उसी को तो ऑटो इम्यून कहते हैं। तो वो अपक्व धातु कहां से आती है? क्योंकि अग्निमंद है। ये हमारे बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, और ये मैं नहीं कहता, आयुर्वेद में लिखा है। हर ग्रंथ में आम की चिकित्सा, आम का वर्णन लिखा हुआ है। सो फॉर्मेशन ऑफ आमा at the level of digestion, because the diminished jatragni, the first dhatu namely rasa, does not form properly, so it remains in amasya for a long time and undergoes fermentation. This state of rasa is creating am. Formation of ama at the level of tissues. So जो weak धातव अग्नि है, हमारा मेटाबॉलिज्म उसी से डिस्टर्ब होता है। आजकल जितने ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स चल रहे हैं, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ये सब बेसिकली अग्निमंद है। अग्निमंद है। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं ये ध्यान रखें, क्योंकि मैंने कहा कि अनफॉर्चुनेटली हमारी किताबों में लोग इतनी समझते हैं अग्निमंद है, अच्छा एनोरेक्सिया नहीं होता, अग्निमंद है। अग्निमंद है किस लेवल पे अग्निमंद है, आपने वो डायग्नोज करना है। आपने ये देखना है कि आपकी धातव अग्नि मंद है, भूताग्नि मंद है, जाठराग्नि मंद है, कि और उसकी अंशांश कल्पना करके आप चिकित्सा करेंगे, तब रिजल्ट आएंगे। तो इसमें आप अगर एलोपैथिक सिस्टम में देखें, आप कोई भी किताब उठाएं, आप पैथोजेनेसिस ऑफ रोमेटॉइड आर्थराइटिस देखें, तो उसमें लिखा है अननोन एंटीजन। ये मैंने मार्क किया है, अंडरलाइन किया है। पॉसिबली ए टॉक्सिन, बैक्टीरिया, प्रोटीन और अनदर फॉरेन सब्सटेंस ट्रिगर द इम्यून सिस्टम। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप कोई भी मेडिकल रिसर्च की बुक, मेडिकल बुक उठा के देखें जिसमें रोमेटॉइड आर्थराइटिस की पैथोजेनेसिस है, यही लिखा हुआ है कि अननोन एंटीजन। अननोन उनके लिए है, हमारे लिए क्या है? वो उस अग्नि पे, अगर रक्त अग्नि मंद है तो मांस जो है अपक्व रहेगा, तो आपकी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी वगैरह वगैरह वहां एंटीजन बनेंगे। अगर उसका नर्वस सिस्टम की एंटीबॉडीज बन रही हैं, मल्टीपल स्क्लेरोसिस में नर्व शीथ के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन रही हैं, वो अपक्व का कारण है। तो इसको समझना आपने।
तो इसमें होता क्या है कि इम्यून सिस्टम इनकरेक्टली टारगेट्स योर ओन टिश्यूज एंड ऑर्गन्स. Antibodies are formed, they attack the tissues, cause swelling, further degeneration, and finally disease. तो आयुर्वेदा में अगर हम आयुर्वेदा की रूमेटॉइड आर्थराइटिस की मैनेजमेंट की बात करें, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट जितने भी होते हैं वो ग्रॉसली हम उसको 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं. संशोधन, जिसको हम डिटॉक्स बोलते हैं, हम पहले बॉडी को क्लीन करते हैं, अंदर से बाहर से बॉडी को क्लीन किया जाता है. फिर उसका संशमन चिकित्सा, जो स्पेसिफिक रेमेडीज आयुर्वेदिक ग्रंथों में बताई गई हैं उनके द्वारा उसका इलाज किया जाता है, चाहे वो सिंगल हर्ब है, चाहे मल्टी हर्ब्स हैं, चाहे रस औषधियां हैं, इन सब से उसका इलाज किया जाता है. फिर डाइटरी रेजिमेन, उसका आहार, क्योंकि अग्नि का सीधा संबंध आहार से होता है. तो डाइट क्या होनी चाहिए व्यक्ति की, जिसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है उसकी क्या डाइट होनी चाहिए, जिसको कोलाइटिस है उसकी डाइट क्या होनी चाहिए, ये सारा कुछ आयुर्वेदिक ग्रंथों में लिखा हुआ है. फिर उसके लाइफस्टाइल्स, क्योंकि लाइफस्टाइल भी जो है वो भी बहुत सारी बीमारियां पैदा कर रहे हैं. आजकल लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, इसकी बहुत लंबी सूची बनी हुई है, तो इसके बारे में भी थोड़ी चर्चा करेंगे. तो डिटॉक्सिफिकेशन, अगर हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस को लें, जैसा कि मैंने कहा कि हमने बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना है, तो उसमें पंचकर्म का विधान है. 5 कर्म, इस तरह के प्रोसीजर्स जिससे हम बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं. उसमें वमन, थेरेपेटिक एमिसिस, थेरेपेटिक वॉमिटिंग, हम वमन करवाते हैं. उसके बाद विरेचन, विरेचन होता है लैक्सेटिव्स देके पेट को साफ किया जाता है. निरूह बस्ती, डिकॉक्शन के द्वारा अनीमा दिए जाते हैं. अनुवासन बस्ती, ऑयल अनीमा दिए जाते हैं. और फिर नस्यकर्म, जो नेजल इंसफ्लेशन की जाती है, नेजल इंस्टॉलेशन ऑफ मेडिसिन थ्रू नॉस्ट्रल. तो ये 5 कर्म होते हैं जो हमारी बॉडी को क्लीन करते हैं. इट क्लियर्स टॉक्सिन्स फ्रॉम एंटायर सिस्टम, बैलेंस दोषास, correct digestive system, enhance immunity, decrease stress, improve skin luster and relax mind. तो ये इनके बेनिफिट्स हैं सिर्फ पंचकर्मा के. लेकिन संशोधन के बाद अगला स्टेप होता है हमने संशमन चिकित्सा करनी. तो आयुर्वेद के ग्रंथों में बहुत सारी औषधियां आम बात के लिए बताई गई हैं जो हम आज भी प्रैक्टिस कर रहे हैं. 5000 साल पहले इन औषधियों का संस्कृत लैंग्वेज में डॉक्यूमेंट तैयार हुआ राइटिंग में, और उसे आज भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और वो आज भी सिद्ध है. 5000 साल से चल रही है. और कितना अनफॉर्चुनेट है हमारी इस दुनिया में जो 5000 साल से कोई चीज चल रही है उसके ऊपर कोई रिसर्च नहीं कर रहा. एक नई अननोन चीजों पर रिसर्च करना चाहते हैं और उस पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट हो रहे हैं. आप देखिए, अजमोद आदि चूर्ण हमारी शास्त्रीय औषधि है. महारासनादिकवात हमारी शास्त्रीय औषधि है. रासना सप्तकवात, और आज भी इन चीजों को हम यूज कर रहे हैं और इफेक्टिव पाई जा रही है. हमारे बहुत सारे मरीज रूमेटॉइड आर्थराइटिस के, जो मेरे पेशेंट्स अभी देख रहे होंगे, उनको पता है कि वो कैसे ठीक हुए हैं. योगराज गूगल, सहनाथ गूगल, सो ऐसे ये सारी शास्त्रीय औषधियां हैं. नो डाउट कि आजकल सारी दुनिया, हमें यहाँ वेस्ट में तो खास करके लोग पूछते हैं कि आपकी दवाइयों के एविडेंस कहाँ है, आपकी दवाइयां जो इफेक्टिव है, वेयर इज द एविडेंस. एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, इसका प्रचार हो रहा है बहुत. तो आयुर्वेद इसमें भी पीछे नहीं है. अगर आप देखें आजकल जितने जो रिसर्च के सर्च इंजन हैं, पबमेड वगैरह पे आप जाइए, आयुर्वेदा के 1 मिलियन रिसर्च पेपर्स आजकल सर्च इंजन्स पे अवेलेबल हैं. तो बहुत सारी रिसर्च अवेलेबल है. अगर हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बात करें तो आप ये एक रिसर्च पेपर पढ़िए, इफेक्ट ऑफ बॉस्वेलिया सेरेटा ऑन एक्यूट इन्फ्लेमेटरी पैरामीटर्स एंड ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर इंड्यूस्ड एनिमल मॉडल ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस. ये रिसर्च पेपर है जो मैंने रेफरेंस दिया है. दूसरा रेफरेंस देखिए, एफिकेसी एंड सेफ्टी इवैल्यूएशन ऑफ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, अश्वगंधा पाउडर
and Siddh Makardwaj in rheumatoid arthritis patient. ये नोट करिए इस चीज को, ये जो रिसर्च हुई है ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स दिल्ली, जो कि इंडिया की प्रीमियर मेडिकल इंस्टीट्यूट है, उसमें ये रिसर्च हुई है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने पाया है कि अश्वगंधा विद मकरध्वज ये बहुत इफेक्टिव है रोमेटॉइड आर्थराइटिस के मरीजों में। तो हम क्यों जा रहे हैं फिर उधर बायोलॉजिकल मेडिसिन के पीछे? जरा सवाल पूछिए अपने जो पॉलिटिशियंस हैं, अपने जो गवर्नमेंट का पैसा लगा रहे हैं, उनसे पूछिए कि क्यों हम उधर जा रहे हैं जब ये चीजें फायदा कर रही हैं। और कितना इकोनॉमिकल, अश्वगंधा चूर्ण कितनी कॉस्ट है, 300-400 रुपए किलो के आइटम है अश्वगंधा चूर्ण। सिद्ध मकरध्वज है 35-35 हजार रुपए का एक इंजेक्शन हम लोगों को लगवा रहे हैं, उसका क्या फायदा? साइड इफेक्ट्स की लंबी सूची है। ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के डॉक्टर्स कह रहे हैं, आप रिसर्च पेपर्स देखिए नेट पे जाके। और तीसरा ये रिसर्च पेपर देखिए, ए नोबल हाईली बायोअवेलेबल करकुमिन फॉर्मुलेशन इंप्रूव सिम्टम्स ऑफ रोमेटॉइड आर्थराइटिस, ये डबल ब्लाइंड ट्रायल हुआ है। और आगे देखिए रसोन रासनादी घनभट्टी एंड सेनाथ गूगल, ये शायद श्रीलंका में रिसर्च हुई है। तो बहुत दुनिया आजकल पूरी लगी हुई है एविडेंस जनरेट करने की। आयुर्वेदिक जो एंटी रोमेटिक आयुर्वेदिक जो ड्रग्स हैं, यहां मैं एक चीज और बताना चाहता हूं, जितने स्टूडेंट्स हैं वो नोट करें। पेशेंट की कंप्लेंट है पेन, स्वेलिंग एंड मॉर्निंग स्टिफनेस, बीमारी है रोमेटॉइड आर्थराइटिस। अब पेन, अगर पेशेंट की मेजॉरिटी डॉक्टर क्या करते हैं, पेन को फोकस करते हैं, वो पेन किलर के चक्कर में इस तरह की दवाइयां ढूंढते रहते हैं जिससे रोगी की पेन हटे। उसकी जरूरत नहीं है, अगर रोगी की पेन किसी पेन किलर से हट रही है वो हट जाए। आप तो उसकी एंटी रोमेटिक चिकित्सा करो, उसके रोमेटॉइड फैक्टर को फोकस करो, उसके एंटी सीसीपी को फोकस करो, उसकी अग्नि को जो मंद हो गई है, धातव अग्नि, उसे डायग्नोज करो, उसका इलाज करो, जिसे हम बोलते हैं एंटी रोमेटिक ड्रग्स, जो बोलते हैं डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रोमेटिक ड्रग्स। अगर आप व्हाई द एलोपैथिक डॉक्टर्स आर गिविंग HCQOS, सल्फासैलाजिन कोई पेन किलर थोड़ा है, क्यों देते हैं डॉक्टर? वो रोमेटॉइड फैक्टर को एंटी रोमेटिक इफेक्ट देने के लिए दे रहे हैं। लेफ्लुनामाइड को पेन किलर थोड़ा है। इसी तरह जो बायोलॉजिकल ड्रग्स हैं ये पेन किलर नहीं है इनको, लेकिन इवेंचुअली 3-4 महीने 6 महीने बाद पेन तो हट ही जाएगा पेशेंट का, लेकिन टारगेट करिए रोमेटॉइड को, एंटी रोमेटिक ट्रीटमेंट को। तो एंटी रोमेटिक ट्रीटमेंट से अगर हम कंपेयर करेंगे इन दवाइयों को, तब आप समझ पाएंगे कि इनका रिजल्ट उनके कंपैरेटिवली कितना अच्छा है। तो डाइट के बारे में, रोमेटॉइड आर्थराइटिस के मरीजों के लिए डाइट का मैंने जिक्र किया है, इसका बहुत सारी इंफॉर्मेशन नेट पे अवेलेबल है। और कुछ आम पाचन औषधियां जो घर में अवेलेबल होती हैं, जिंजर है, आम पाचन करता है, गार्लिक है, टर्मेरिक है, केन पेपर जो लाल मिर्च है, ये आम पाचन करती है। और लाइफस्टाइल में योगा कमाल का, पूरी दुनिया में अब तो यूएनओ ने भी इसे मान्यता दे दी है, तो पूरी दुनिया, वेस्ट में तो खास करके यहाँ पर टोरंटो सिटी में 25,000 योगा स्टूडियो हैं। मतलब इतना प्रचार योगा का हो रहा है वेस्ट में, लोग हिंदुस्तान के सोच नहीं सकते हैं। और इसका अगर बेनिफिट है तभी तो दुनिया योगा के पीछे चल रही है। तो योगा और एक्सरसाइजेस इसमें बहुत लाभ करते हैं। तो ये था रोमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में। और अगर आपका कोई सवाल हो, काइंडली आप पोस्ट करें, नवीन जी पूछ सकते हैं सवाल। उसके बाद मैं अगला टॉपिक इसी का ओस्टियोआर्थराइटिस की बात करना चाहता हूं। ओस्टियोआर्थराइटिस में आयुर्वेदा मैनेजमेंट ऑफ ओस्टियोआर्थराइटिस। Osteoarthritis is a degenerative joint disease characterized by a breakdown of joints cartilage. Osteoarthritis occurs commonly in weight-bearing joints, खास करके नी जॉइंट और हिप जॉइंट में 50 साल की उम्र के बाद जो घुटनों में दर्द देखने को मिलता है उसी को हम ओस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। इसमें women are more
prone to get osteoarthritis than men. तो अगर osteoarthritis में देखें तो सिम्टम पेन, स्टिफनेस, टेंडरनेस इन वेट बेरिंग ज्वाइंट, जो घुटनों में दर्द होता है 50 साल की उम्र के बाद, जो घुटनों में दर्द आम देखने को मिलता है, जिसमें जॉइंट्स के अंदर फ्लूइड कम हो जाता है और पेशेंट के जब बैठते उठते हैं उनकी क्रेप्टस साउंड्स आती हैं, खटक खटक की आवाजें आती हैं, उसी को हम ओस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। सो अगर सिम्टम देखें, पेन, स्टिफनेस, टेंडरनेस इन वेट बेरिंग जॉइंट्स, स्वेलिंग ओवर अफेक्टेड जॉइंट्स, क्रैकलिंग साउंड्स आती हैं, बोनी स्पर्स देखने को मिलते हैं, ओस्टिफाइट्स देखने को मिलते हैं। जब डॉक्टर पेशेंट्स के अफेक्टेड जॉइंट का एक्सरे करवाते हैं तो उसमें जॉइंट स्पेस जो होती है वो रिड्यूस्ड मिलती है। अगर आप दोनों ये पिक्चर में देखें, जॉइंट स्पेस, ये नॉर्मल जॉइंट स्पेस है लेफ्ट साइड पे और इधर राइट साइड पे जॉइंट स्पेस इज रिड्यूस्ड, और बोन के साइड्स में देखें दोनों तरफ ओस्टियोफाइट्स बने हुए हैं। ये एक डायग्नोस्टिक पॉइंट होता है ओस्टियोआर्थराइटिस का। तो इसमें कॉजेस जैसा कि एजिंग इज द मेजर कॉज, क्योंकि ये वियर टियर फिनोमिना होता है, लेकिन जिन लोगों में फैमिली हिस्ट्री हो वहां हम जेनेटिक भी इसे मानते हैं, और ओबेसिटी, जितना मोटापा जिनको ज्यादा होता है उनका ओस्टियोआर्थराइटिस होने का खतरा बढ़ जाता है। और जैसा विमेन का मैंने बताया कि अगर मेल फीमेल में देखें तो विमेन में, स्त्रियों में इसकी रेशियो ज्यादा होती है, और बहुत ज्यादा जो ज्वाइंट यूज हो जाता है उसमें भी इसका ओस्टियोआर्थराइटिस डेवलप होने का खतरा रहता है, या कोई ज्वाइंट पे चोट आ जाए तब भी ओस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हो जाता है। तो कई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स भी होते हैं जिसमें ओस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है, जैसे किसी को डायबिटीज मेलाइटिस है, उनको ओस्टियोआर्थराइटिस का ऑनसेट अर्ली हो जाता है, या किसी को हाइपोथायराइडिज्म है, वहां भी ओस्टियोआर्थराइटिस का ऑनसेट अर्ली एज में हो जाता है। तो ओस्टियोआर्थराइटिस को संधिवात कहते हैं। तो आयुर्वेदा में इसका जो कोरिलेशन है संधिवात से है। अगर आयुर्वेदिक ग्रंथों में संधिवात के आप लक्षण देखें तो संधिशूल, संधिशोथ, अकुंचन, प्रसारण प्रवृत्ति वेदना, पेन ऑन फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन ऑफ जॉइंट, हंती संधिगत, डिमिनिशन ऑफ द मूवमेंट, तो ये सिम्टम आयुर्वेदिक ग्रंथों में लिखे हैं जो कि बिल्कुल ओस्टियोआर्थराइटिस से मैच करते हैं। तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, जैसा कि मैंने बताया कि आयुर्वेदिक चिकित्सा के 4 चरण जनरली होते हैं। संशोधन करते हैं, संशमन चिकित्सा, आहार और विहार। तो इसमें जो संशोधन चिकित्सा है इसमें मसाज का बहुत बड़ा रोल है। हालांकि संशोधन में जो अभ्यंग होता है ये एक पूर्व कर्म में आता है। प्रधान कर्म जो है 5 है, जैसा मैंने पहले बताया, प्रधान कर्म से पहले पूर्व कर्म होता है, उसी में अभ्यंग आता है। स्नेहन स्वेदन उसी का पार्ट है। तो अभ्यंग और स्वेदन ये दोनों पूर्व कर्म इसमें बहुत फायदा करते हैं ओस्टियोआर्थराइटिस में। निरूहन वस्ती और मात्रा वस्ती विद नारायण तेल इसमें बहुत फायदा करती है। और ओस्टियोआर्थराइटिस में हम रिजुवेनेटिंग मेडिसिन का इस्तेमाल कराते हैं। उसमें अश्वगंधा चूर्ण, पिपला मूल चूर्ण, योगराज गूगल, दशमूला रेस्ट, गिलोय घनवटी, गिलोय जो टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया है, ये बहुत अच्छी रिजुवेनेटिंग हर्ब है। तो इसका बहुत कमाल का रोल है ओस्टियोआर्थराइटिस में। और जैसा मैंने कहा कि आजकल हर चीज का एविडेंस लोग ढूंढ रहे हैं। तो अगर आप इंटरनेट पे जाएं, इंटरनेट आजकल बहुत बड़ा एक आसान तरीका है एविडेंस ढूंढने का। तो इंटरनेट पे जाके आप गूगल पे जाके टाइप करें तो ये रिसर्च पेपर आपको मिलेंगे, कॉन्ड्रोप्रोटेक्टिव पोटेंशियल ऑफ रूट्स एक्सट्रैक्ट ऑफ विदानिया सोमनीफेरा इन ओस्टियोआर्थराइटिस। तो ये एविडेंस ही तो है जिसमें उन्होंने रिसर्च करके ढूंढा है कि अश्वगंधा का ओस्टियोआर्थराइटिस में बड़ा अच्छा रोल है। फिर दूसरा कुरकुमा लौंगा, जो हल्दी है, इसकी डबल ब्लाइंड स्टडीज आई हैं। उन्होंने देखा कि ओस्टियोआर्थराइटिस के मरीजों में इससे इन्फ्लेमेशन कम होता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है वो कम होती है। और इसी तरह वातारी गूगल, महाराष्ट्रादिक वात, नारायण तेल, इसको ओस्टियोआर्थराइटिस में अच्छा पाया गया। और इसके अलावा साइसस क्वांडलेरिस,
जिसे अस्थि श्रृंखला बोलते हैं, और ये बहुत अच्छी दवा है कार्टिलेज को रीजनरेट करने की। जो अस्थि श्रृंखला है, इवन ये फ्रैक्चर्स को हील करने में बहुत हेल्प करती है। तो इसके अलावा एक कंपैरेटिव स्टडी आजकल ग्लूकोसामाइन एलोपैथिक डॉक्टर्स देते हैं, या ओवर द काउंटर बहुत सारे लोग अपने आप ग्लूकोसामाइन लेते रहते हैं, लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस में आयुर्वेदिक दवाइयों का रिजल्ट कंपैरेटिवली देखा गया कि बेटर है देन ग्लूकोसामाइन एंड पेन किलर्स लाइक सेलिकॉक्सिब। और उसी तरह जो हर्बल मेडिसिन है, टर्मरिक एक्सट्रैक्ट विद ब्लैक पेपर एंड जिंजर, इसको नेप्रोक्सिन से कंपेयर किया गया, तो इट हैज बीन फाउंड वेरी इफेक्टिव देन नेप्रोक्सिन। तो उसमें ये वाता बैलेंसिंग डाइट इजीली नेट पे मिल जाती है, आप गूगल पे जाके डाली वाता बैलेंसिंग डाइट, तो आपको बहुत सारी वेबसाइट पे इस तरह की डाइट मिल जाएगी। तो इसमें एक्सरसाइजेस बहुत हेल्प करती हैं। ये जो भुजंग आसन है, पर्टिकुलरली अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ स्पाइन है, बैकबोन का अगर आपके ऑस्टियोफाइट्स बन रहे हैं, उसमें भुजंग आसन बहुत हेल्प करता है। घुटनों के लिए ये जो एक्सरसाइजेस हैं ये बहुत हेल्प करती हैं। तो ये था ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में। और मैं तीसरा आर्थराइटिस जो है वो है गाउटी आर्थराइटिस। गाउटी आर्थराइटिस जैसा पिक्चर में आप देख रहे हैं कि ये पैर के अंगूठे से शुरू होने वाला एक दर्द होता है। Gout is a form of arthritis caused by deposition of uric acid crystals in the joint or soft tissue. ये अलग बीमारी है, इसका संबंध यूरिक एसिड से है। यहाँ जितने स्टूडेंट्स हैं वो ध्यान रखें, कई बार मरीज आके हमें कहते रहते हैं जी मेरा यूरिक एसिड बढ़ गया, मुझे रोमेटॉइड आर्थराइटिस है। ऐसा नहीं है, यूरिक एसिड अलग बीमारी है, रोमेटॉइड एक अलग बीमारी है, ऑस्टियोआर्थराइटिस एक अलग बीमारी है। हमें अलग अलग इन चीजों को समझना है और इनकी चिकित्सा भी अलग अलग है। तो गाउटी आर्थराइटिस मोस्ट कॉमनली यूरिक एसिड क्रिस्टल्स अफेक्ट द जॉइंट, पर्टिकुलरली बिग टो जो है, पैर का अंगूठा जो है, ये जनरली होता है कि पैर के अंगूठे से शुरू होता है, बट गाउट जो है कहीं से भी शुरू हो सकता है। कई बार हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जी मेरी इस उंगली में दर्द है, कई बार इस उंगली में दर्द है, कई बार सिर्फ उनके रीढ़ की हड्डी में एक पॉइंट में दर्द होता है। तो गाउट को डायग्नोज करने के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि ये एक जनरली मोनो आर्टिकुलर प्रॉब्लम होती है, सिंगल जॉइंट में इसकी इन्वॉल्वमेंट होती है। तो वो जो जोड़ होता है वहां आपको पेन, स्वेलिंग, वार्मथ और रेडनेस मिलती है। और गाउट का अटैक जनरली रात में होता है। पेशेंट रात को डॉक्टर का दरवाजा खटखटाते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे पैर में बड़ी दर्द हो रही है, वहीं से समझ लेना चाहिए कि अगर पैर में दर्द है तो गाउट है। मैं एक और जानकारी दे दूं, गाउट जनरली यंग मेल्स में देखने को मिलता है। फीमेल्स में गाउट जनरली जो होता है वो फीमेल्स में मीनोपॉज के बाद देखने को मिलता है। तो मेल्स में, यंग मेल्स में 25 to 40, 50 के बीच में बहुत कॉमन देखने को मिलता है, क्योंकि इसका संबंध जो होता है यूरिक एसिड से। अब यूरिक एसिड क्या है इसको थोड़ा और समझिए। जो यूरिक एसिड है ये प्यूरिन ब्रेकडाउन के बाद हमारी बॉडी में, जब जैसे हम प्रोटीन खाते हैं, प्रोटीन जब बर्न होते हैं हमें एनर्जी मिलती है, उसकी जो बर्न होने के बाद जो ऐश बनती है उसी को हम यूरिक एसिड कहते हैं। यूरिक एसिड हमारे ब्लड से बाहर निकलता रहता है, हमारी किडनी इसको फिल्टर करके यूरिन के जरिए बाहर निकालती रहती है। लेकिन अगर यूरिक एसिड की एक्सक्रीशन डिफेक्टिव हो जाए तो यूरिक एसिड ब्लड से बाहर नहीं जाता, इसका लेवल ब्लड में बढ़ता रहता है, और जब इसका लेवल ब्लड में बढ़ जाता है इसके क्रिस्टल कहीं ना कहीं हमारे जोड़ में जाके डिपॉजिट करते हैं। डिपॉजिट होने के बाद वहां पर इन्फ्लेमेशन और पेन शुरू हो जाता है। तो हाई यूरिक एसिड के कारण क्या है? एक तो रेड मीट, इसका इस्तेमाल ज्यादा, ड्राइड फिश या ड्राइड बीन्स, मशरूम, चीज, स्ट्रॉन्ग अल्कोहल, बियर और फ्रक्टोज रिच फ्रूट जूसेस, ये सारे यूरिक एसिड को बढ़ाते हैं।
और कुछ बीमारियां जैसे किडनी की किसी को प्रॉब्लम है, किसी की रीनल फेलियर है, किसी की किडनी फंक्शन नहीं कर रही है, वहां क्योंकि किडनी का काम है ब्लड को फिल्टर करना, यूरिन का बनाना, यूरिक एसिड को बाहर निकालना। अगर किडनी काम ही नहीं करेगी, यूरिक एसिड निकलेगा नहीं, तो यूरिक एसिड का लेवल बढ़ेगा। तो किडनी डिसऑर्डर्स के पेशेंट्स में अक्सर हाइपर यूरिसीमिया देखने को मिलता है। इसके अलावा बहुत सारे लोग डायूरेटिक दवाइयां लेते रहते हैं। डायूरेटिक खास करके जिनको ब्लड प्रेशर रहता है, उसमें जनरली मेडिकल डॉक्टर्स डायूरेटिक्स भी एंटी हाइपरटेंसिव दवाइयों के साथ साथ रिकमेंड करते हैं। और कई ब्रोंकियल एस्मा के पेशेंट हैं, उनको भी डायूरेटिक देते हैं कई बार, उनके जब लंग्स में ओडिमा होता है तो देते हैं। और जो पेशेंट्स सीसीएफ के होते हैं, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर के, वहां भी डायूरेटिक दिए जाते हैं। तो इन सब डायूरेटिक्स की वजह से भी यूरिक एसिड लेवल बढ़ने लगता है। ड्रिंकिंग अल्कोहल इन एक्सेस, डायबिटीज, ओवरवेट, अंडर एक्टिव थायराइड, या फिर ये जेनेटिक भी होता है कई बार, जो गाउट की समस्या होती है। तो गाउट की समस्या जैसे मैंने बताया कि ये जनरली पैरों में, टो में या एडियो में देखने को मिलता है। तो मोस्ट कॉमन इसका अटैक जो बिग टो में होता है, तो जनरली इन्वॉल्व्स वन और फ्यू जॉइंट्स। तो एंकल, हील, नी, रिस्ट, एल्बो, इसमें भी देखने को मिलता है। तो क्रॉनिक गाउट्स में पेशेंट्स के जोड़ों पे इस तरह की जो पिक्चर में स्वेलिंग दिखाई गई है, इनको हम टॉफाई बोलते हैं। ये एक सबक्यूटेनियस टॉफाई, जैसे जैसे छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं उस तरह से फील करने को ये फील होती हैं, देखने को मिलती हैं टॉफाई। ये इस तरह से स्वेलिंग्स हो जाती हैं और बहुत बहुत हार्ड होती हैं। ये देखिए टॉफाई बनी हुई है। तो आयुर्वेद में इसको वात रक्त कहा जाता है। वात रक्त दो तरह का है, उतान वात रक्त और गंभीर वात रक्त। एक सुपरफिशियल है और एक डीप होता है। तो इसमें उतान वात रक्त में कंडू यानी ईचिंग, दाह, बर्निंग सेंसेशन, रुजा, पेन, और इसके बाद तोद, प्रिकिंग पेन, फिर इसके बाद श्याम त्वक, मतलब उसका उसका जो कलर है वो चेंज हो जाता है स्किन का उस जगह पे जहां पर स्वेलिंग हुई है। और इसके बाद सुप्त, नमनेस भी कई बार देखने में, इस तरह के सिम्टम आयुर्वेदिक ग्रंथों में बताए गए हैं। और गंभीर वात रक्त में संधि शूल, संधि ग्रह, स्टिफनेस, स्वेलिंग, और इसके अलावा तोद, प्रिकिंग पेन, जैसे बिच्छू काटता है इस तरह की पेन, ऐसा आयुर्वेद के ग्रंथों में बताया गया है। और इस तरह की स्वेलिंग्स होती हैं। ये गाउट है, इसको रोमेटॉइड आर्थराइटिस से कंफ्यूज नहीं करना है। रोमेटॉइड आर्थराइटिस ऑटो इम्यून डिजीज है। गाउट जो है ये यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। गाउट का इलाज अलग होता है और रोमेटॉइड आर्थराइटिस का इलाज अलग होता है। तो रोमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए आयुर्वेद में सुरंजा चूर्ण दिया जाता है। सुरंजा, कॉल्चिकम ल्यूटियम एक हर्ब होती है। बहुत सारे चिकित्सक यहाँ जो देख रहे हैं उनको मालूम भी है कि सुरंजा जो है ये एक ऐसी औषधि है जहां जिससे एलोपैथिक औषधि भी तैयार हुई है। आज दुनिया में, पूरी दुनिया में, एलोपैथिक वर्ल्ड में अगर गाउट की कोई इफेक्टिव औषधि है तो वो है कॉल्चिसिन। ये नोट कर लीजिए, पूरी दुनिया में अभी तक उन्होंने एक ही आयुर्वेदिक दवाई पे रिसर्च की है और वो है सुरंजा, कॉल्चिकम ल्यूटियम, जिसमें से उन्होंने कॉल्चिकम केमिकल निकाल के उसकी गोलियां बनाई है। और अगर आप किसी भी एलोपैथिक डॉक्टर से पूछें कि सर गाउट की कौन सी आयुर्वेदिक दवाई, कौन सी एलोपैथिक दवाई कामयाब है, वो कहेंगे कि कॉल्चिकम से मरीज बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। मतलब ये पेन किलर भी है, ये यूरिक एसिड को भी कम करती है, लेकिन वो बहुत लिमिटेड यूज हो रहा है। हालांकि जो एलोपैथिक यूरोसोरिक मेडिसिन है उसमें बहुत सारी एलोपेरिनॉल वगैरह और भी यूज हो रही है, बट कॉल्चिकम इज द बेस्ट एलोपैथिक ड्रग जो आज तक
यूज हो रही है पूरी दुनिया में। वो कहां से आई? वो सुरंजा से आई। लेकिन हम लोग जो है सुरंजा और सोंठ को मिला करके इसका चूरन देते हैं, बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि अल्टीमेटली सोंठ जो है ये अग्निवर्धक का कार्य भी करती है। और दूसरा किशोर गूगल, अभी एलोपैथिक वाले किशोर गूगल पे तो पहुंचे नहीं है। जब वो किशोर गूगल पे रिसर्च कर लेंगे फिर वो कहेंगे कि हम तो ऐसे ही अपना पैसा खराब करते रहे, रिसोर्सेज खराब करते रहे। ये बिल्कुल राइट मेडिसिन है। तो किशोर गूगल इसकी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। 4-4 गोली दिन में 3 बार दे, मरीज को तुरंत आराम मिलता है। पंचकार चूरन पेट साफ करने के लिए। आयुर्वेद का सिद्धांत जो है विरेचन कर्म, इसमें बहुत फायदा करता है गाउट में। पिंड तेल लोकली अप्लाई करने के लिए इसको यूज किया जाता है। अगर आप एविडेंस की बात करें तो ये देखिए रिसर्च पेपर, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ किशोर गूगल एंड अमृता गूगल इन मैनेजमेंट ऑफ उत्तान वात रक्त। दूसरा, efficacy study of Amrita Google and pinned tail in management of hyperuricemia in gout patients। तो ये सारे एविडेंस तो हैं, ये सारी रिसर्च हमारे आजकल देखने को मिलती है। गूगल पे जाएं, ये नंबर मैंने पबमेड के रेफरेंसेस दे रखे हैं। ये गडुची देखिए, टेन्युस्पोरा कॉर्डिफोलिया, गडुची जो है इसमें बहुत इफेक्टिव है। और एक ये स्टडी इसमें चतुफलतिका इन हाइपरयूरिसीमिया। देखिए जितने स्टूडेंट ने ये नोट करें, आपने त्रिफला तो सुना है, चतुफल क्या होता है? 3 फल त्रिफला वाले और 1 अर्जुन का फल, उसको बोलते हैं चतुफल। तो चतुफल का चूरन जो है उन्होंने देखा कि हाइपरयूरिसीमिया में बहुत इफेक्टिव पाया जाए। ये जापान की स्टडी है, थाईलैंड और जापान की, इंडिया की नहीं है। तो ये सारा स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव चीजें हैं, ये नोट करें, अपने एविडेंस को ढूंढें कहाँ कहाँ है और इस पे रिसर्च करें। और जितने पेशेंट्स या आम व्यूअर्स इसको देख रहे हैं वो नोट करें कि जो गाउट के मरीज हैं, अगर वो अपनी डाइट का, अपने आहार का ध्यान नहीं रखेंगे तो इस रोग की चिकित्सा नहीं हो पाएगी। तो ये एक याप्य व्याधि का काम करेगी कि दवाई लेते रहेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर यदि वो अपना आहार ठीक कर लें तो आहार में जितनी ये दालें हैं ये अवॉइड करें, हाई प्रोटीन डाइट अवॉइड करें, बियर को अवॉइड करें, अल्कोहल को अवॉइड करें, फिश है, रेड मीट है, इसको अवॉइड करें, तो गाउट से उनको निजात मिल सकती है। अगर वो नहीं करेंगे तो गाउट होता रहेगा, दवाई लेते रहिए, ठीक हो जाएगा, फिर हो जाएगा। वो अगर परहेज रखेंगे फिर नहीं होगा। तो उसके लिए लाइफस्टाइल्स में भी आप ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, कट आउट द स्ट्रेस इन योर लाइफ, एक्सरसाइज फ्रीक्वेंटली, गेट एनफ रेस्ट एंड स्लीप, मेंटेन योर डिजायरेबल वेट। ये गाउट के मरीजों के लिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है। और एक चतुर्वीज होता है, चतुर्वीज में कलौंजी, फेनुग्रीक, चंद्रशूर, लेपीडियम जिसे बोलते हैं, और अजमोद, ये चारों का चूरन बना के रखें घर में। जिन लोगों को गाउट है तो चारों का चूरन 1 चम्मच सुबह 1 शाम 15-20 दिन लें, यूरिक एसिड बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। परहेज रखना जरूरी है। तो कंक्लूजन क्या है आज के लेक्चर का? आयुर्वेदा एडवोकेट्स that if diet and lifestyles are followed as per instructions given in various Ayurvedic texts from very early life, then rheumatoid arthritis, osteoarthritis and gout can be prevented in primordial or primary stages, and progress of disease to later stages can be stopped. So आयुर्वेद में आहार विहार जो बताया गया है, यदि आप अपनी प्रकृति के अनुसार, अपनी अग्नि के अनुसार आहार और विहार का पालन करते हैं तो आप रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ओस्टियोआर्थराइटिस और गाउट जैसी बीमारी के भयानक लक्षणों से बच सकते हैं। ऐसा आयुर्वेद के ग्रंथों में कहा गया है और इसको हम प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। हमारा दिल्ली में क्लिनिक है, सुश्रुता आयुर्वेदिक थेरेपी सेंटर,
138 मधुबन, और फोन नंबर है 9910672020, और हमारी वेबसाइट है sushruta.com। और दिल्ली कनाडा में मेरा क्लिनिक है बेस्ट आयुर्वेदा लिमिटेड। मैं ब्रैम्पटन एरिया में ओंटारियो में हूँ, तो मेरा नंबर इसमें दिया गया है। और हमारे दिल्ली में मेरी 2 कोलीग्स हैं, डॉक्टर अनुराधा और डॉक्टर दीपा राजन। और यदि कोई हमें कंसल्ट करना चाहता है, इन बीमारियों के बारे में और कोई जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमें इस नंबर पे कॉल करें या हमारी वेबसाइट sushruta.com पे जाके हमें कांटेक्ट करें।